चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम ये पढ़े थे, एक मिनट, एक चार्ज क्यू हो ना, और यहाँ पे कोई डिस्क हो सामने, क्या हो, डिस्क हो सामने, तो इस चार्ज की वजह से इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होगा ना। एक खासियत देखिएगा, एक बार फिर सुन लीजिए। ये मान लेते हैं इसका सेंटर है। अच्छा, किसी चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है, किसी चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो डिस्टेंस के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है कि के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे इस चार्ज की वजह से ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क का हर एक पॉइंट की दूरी क्या होगी, अलग होगी। तो अलग होगी अगर हर पॉइंट की दूरी, तो फील्ड क्या होगी डिस्क की सरफेस पे हर जगह अलग अलग होगी। समझ आए? तो जब अलग अलग होगी तब कॉन्सेप्ट किससे सॉल्व होता है, इंटीग्रेशन से। तो इसका सीधा मैंने फार्मूला बता दिया था फ्लक्स का, और वो कितने के बराबर आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये था, ये वाली दूरी कितने के बराबर थी, एल के बराबर, और ये कितने के बराबर थी, आर के बराबर ना। समझ आ रही ना बात? तो ये इंटीग्रेशन से, ये डिफिकल्ट था तो इसमें नहीं बताया, और ये एक फिक्स वैरायटी है जिससे क्वेश्चन आने के चांस है, इसके अलावा ज्यादा है नहीं इसमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक कॉन्सेप्ट मैं करा देता हूं ताकि आपको फील आ जाए, क्योंकि इससे पहले जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे फील्ड कैसी होती थी, हर पॉइंट पे फील्ड कैसी होती थी, सेम होती थी। और ये वाला कैसा है, हर पॉइंट पे फील्ड अलग अलग। तो एक तो क्वेश्चन बनता है जिससे हमारी क्लियरिटी आ जाए, और सिंपल सा देखिएगा, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं और पूछा जा सकता है। मान लेते हैं एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा है। ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, और सामने एक डिस्क है, एक सामने क्या है, डिस्क है इस तरह से ना। अब देखो, ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना बनाएगा। कल हमने पढ़ा एक चार्ज के थ्रू, एक चार्ज की वजह से डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। आज हमें पढ़ना है सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करता हूं, बढ़िया से समझिएगा। मान लेते हैं ये सेमी इनफाइनाइट वायर है ना। अब एक चीज देखिए कैसे फील्ड वेरी करती है। आपने ये पढ़ा है, अगर कोई सेमी इनफाइनाइट वायर है और उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, कैसी है, दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड चाहिए ना, तो दो फील्ड होती है। कितनी फील्ड होती है, दो। एक किधर होती है, वायर से दूर जाती हुई, और एक कैसी होती है, परपेंडिकुलर। और दोनों की वैल्यू कितने के बराबर होती है, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। ये हम पढ़ चुके हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्क का सेंटर है, ये डिस्क का क्या है, सेंटर है। अगर आप देखोगे तो ये वाली जो दूरी आर है, हर मतलब डिस्क कई रिंग से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, रिंग से। रिंग से जब रिंग जोड़ते जाओगे बड़ी साइज तो क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी किससे बनी हुई है, रिंग से। तो हर रिंग की आर की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो आर की वैल्यू अलग होगी तो हर पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, अलग होगी। अगर हर पॉइंट पे फील्ड अलग होगी तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। इससे सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बात बताना मुझे, ये जो डिस्क बनती है वो किससे बनती है, रिंग से। किससे बनती है, रिंग से। तो एक रिंग लेते हैं पहले ना, एक रिंग लेते हैं, ठीक है। और इसकी मोटाई जो है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर, और इसकी मोटाई जो है वो कितना है, डी आर। ले लिया एक रिंग, इस रिंग की दूरी कितना है, आर सेंटर से, और इसकी मोटाई, थिकनेस कितना है रिंग की, डी आर है। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा
इस पे कितनी फील्ड काम करेगी? इस वाले कॉर्नर पे बताइए, दो फील्ड, एक इधर काम करेगी कितने के बराबर होगी? के लेमडा बाई आर, और एक ऊपर काम करेगी कितना? के लेमडा बाई आर। ऐसा इसका जस्ट अपोजिट एलिमेंट देखिए, इस पे कितना लगेगा? के लेमडा बाई आर। एक फील्ड जो इनफाइनाइट प्ले उससे किधर, इनफाइनाइट वायर से किधर दूर जाती हुई, और एक कैसी परपेंडिकुलर, के लेमडा बाई आर। तो एक चीज आप देखिए, रिंग में हर टुकड़े का अपोजिट टुकड़ा है, तो अपोजिट टुकड़ा है तो ये वाली फील्ड क्या हो जाएगी? तो सिर्फ कौन सी फील्ड बचेगी? जो सारी की सारी किधर काम कर रहे, इधर की तरफ। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? अब आप देखिए, ध्यान से सुनना, फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? बोलना, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी ए कॉस, अच्छा डी डॉट हटा दो, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। समझ आ रही ना बात? अब देखो, ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। तो एक चीज आप थोड़ा सा मुझे आप जवाब दीजिएगा, ये रिंग ऐसे है ना, ये रिंग ऐसे है, तो इसका दो एरिया वेक्टर हो सकता है, एक बाहर की तरफ और एक, तो आपको कौन सा लेना है? बाहर की तरफ वाला। तो बाहर की तरफ वाला लोगे तो ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी? थोड़ा सा बताइए। तो दोनों किस में है? फील्ड और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बचा क्या है? ई डॉट डी ए। अच्छा, ई की वैल्यू कितने के बराबर है? के लेमडा बाई आर। अब बच क्या रहा है? डी ए। अच्छा, एक रिंग का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके ला सकते हो, डी ए डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? आर के। तो ये कितना हो जाएगा? डी ए बाई डी आर, और ये कितना हो जाएगा? पाई, आगे क्या आ जाएगा? 2, और क्या आ जाएगा? आर। अभी एक चीज और बच रही है, अभी पावर का डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे आई और पावर में से एक क्या हो गया? कम। अब किसका करना बचा हुआ है? वेरिएबल का। तो आर का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अरे डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? इसका किसके रिस्पेक्ट में करना था? आर के। पाई क्या है? कांस्टेंट, पाई लिख लिया। और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पावर किधर आ जाएगी? आगे, और पावर में से एक क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर रहेगा ना? यहां तक कोई दिक्कत? अब डी ए इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो बताइए? 2 पाई आर डी आर ना, और ये छोटा सा फ्लक्स कहलाएगा डी फाई। जब यहां पे छोटा सा एरिया से फ्लक्स देखोगे तो क्या आएगा? छोटा सा फ्लक्स। अब ये छोटा सा फ्लक्स है, आपको निकालना है पूरी डिस्क से ना। कहां से निकालना है? ये एक रिंग से फ्लक्स है, तो ऐसी कई रिंग होंगी ना, तो सबके फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। आर से आर क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या क्या कांस्टेंट है? के लेमडा 2 पाई क्या है? कांस्टेंट। बचा क्या? डी आर। अच्छा, कहां से कहां तक डिस्क है? सेंटर से कहां तक? इसकी पूरी रेडियस कितना ले लो? आर। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से आर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? के लेमडा 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन डी आर का क्या होगा? इंटीग्रेशन आर, और आर की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से आर। सीधा क्या लिख सकते हो? बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? अच्छा, अगर इसी जगह पे, एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर इसी जगह पे ऐसा करता, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, ये वायर होता और ये जो डिस्क होती ना, ये ऐसी होती, जिसके पास 2 रेडियस होती, ये R1 होती, और बाहर वाली ये भरा हुआ है, ये वाला क्या है? ये भरी हुई है ना। ये रेडियस कितना होती? R1 होती, और बाहर वाले की कितना होती? R2 होती। तो अब इसके थ्रू फ्लक्स अगर निकालना होता तो लिमिट जानते हैं कहां से कहां होती? R1 से R2 होती। तो यहां पे क्या आता? R2 माइनस R1 आता। बस इतना सा कर ले जाओगे ना। तो एक मैंने करा दिया कि देखिए फील्ड अगर हर जगह अलग अलग है तो कैसे निकालते हैं। समझ पा रहे हो ना? क्लियर रहेगा कि नहीं?
कुछ लोगों को ये चीज बाउंस की होगी जो सीधा रख दिया है, dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ऐसे dr का क्या होगा, r होगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से r। पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, बस लोअर लिमिट 0 रखने की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा, r है। कर लीजिए इसको। अब इसके बाद पढ़ना है, इस चैप्टर का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, और वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, उसमें फील्ड लाइंस पता करते हैं किसकी क्या होगी। और वो क्या है ना, इतने ज्यादा टॉपिक हैं कि आपको मिक्सअप सा नजर आता है। तो एक एक स्टेप वाइज सुनिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। और जब भी उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, जब भी आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, हो गया। चलो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये पहला एग्जाम्पल तो बहुत हल्का होगा, लेकिन उसके बाद वाली चीजें जो है बहुत केयरफुली सुनिएगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पहली चीज, जैसे मान लेते हैं आपको किसी चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से या किसी बॉडी पे चार्ज हो उसकी वजह से, बॉडी कैसी भी हो सकती है, हो सकता है वायर हो चार्ज्ड ना, इसकी वजह से किसी डिस्टेंस r पे अगर फील्ड निकालना है ना, ध्यान से सुनना, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो चाहे वो बॉडी हो, उस पॉइंट चार्ज या बॉडी से किसी डिस्टेंस r पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने के लिए आप जुगाड़ कौन सा यूज कर रहे हो, गॉस लॉ, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आप फॉलो करोगे तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना बात, वो कंडीशंस क्या होंगी, ध्यान से सुनिएगा, सुनना मेरी बात। जैसे ये चार्ज है ना, इस चार्ज के किसी डिस्टेंस r पे आप क्या निकालना चाहते हो, किसी डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आप क्या जानना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जानना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या करना होगा, पहले एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना होगा। गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस। कैसी, क्लोज सरफेस। अब उस क्लोज सरफेस की कुछ खासियत होगी, जैसे ये चार्ज है ना, इसके जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है उसके चारों तरफ एक क्या मानना पड़ेगा, क्लोज सरफेस। और उस क्लोज सरफेस की खासियत क्या होगी, पहली कोशिश ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कैसी रहे, कैसी रहे, कांस्टेंट। जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे ना, उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे कोशिश ये रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, पहली क्या है, सेलेक्ट गॉसियन सरफेस। और दूसरी बात क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे क्या रहे, कांस्टेंट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर should be 0 or 90 डिग्री। ये दो चीजें हो ना, ये तीन चीजें अगर आप कर ले जाते हैं तो गॉस लॉ के यूज से आप क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे। पहला काम क्या होगा, गॉसियन सरफेस एज्यूम करो। गॉसियन सरफेस एज्यूम करने के बाद पहली कोशिश ये होगी कि गॉसियन सरफेस ऐसी हो कि हर पॉइंट पे फील्ड कैसी बने, कांस्टेंट बने। और दूसरी कोशिश ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 बने या तो
इस बात को तीनों लिख लीजिए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन देखना शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। सेलेक्ट गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में या तो 0 बने या तो 90 बने, क्योंकि फ्लक्स के फार्मूले में क्या आता है बताइए, cos थीटा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो आसानी होगी, समझ आ रही ना बात, अगर ऐसा हम करेंगे। नहीं मैं रुका हूं, वो पिक्चर काम की नहीं थी, वो अभी एप्लीकेशन में पढ़ाना है तीनों चीज, दोनों जो बना हुआ था उसको यूज करेंगे। हो गया। पहला देखते हैं, पहला एप्लीकेशन, एक चार्ज लीजिए Q, इसकी वजह से किसी डिस्टेंस R पे फील्ड बतानी है ना। अब एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है, क्या करना है, गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है जिससे उसके हर पॉइंट पे फील्ड कैसी मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए। तो देखिए मैं स्फेरिकल एज्यूम करता हूं, कैसी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल एज्यूम करने से फायदा क्या होगा, देखना ये चार्ज कहां पे आ जाएगा, सेंटर पे। अच्छा आपको पता है ना फील्ड क्या होती है चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे, के क्यू अपॉन, तो हर पॉइंट कितनी दूरी पे है, r दूरी पे, तो फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, फील्ड कैसी होगी, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बने। अच्छा एक बात बताओ, फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताई है, जैसे इस पॉइंट पे आपको फील्ड जानना है ना, इस पॉइंट पे, यहां पे कैसा चार्ज मान लोगे, टेस्टेड, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्टेड चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, रिपेल, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, फील्ड की। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये किसकी डायरेक्शन होगी, फील्ड की। अब देखो मैंने ये भी पढ़ाया है, यहां तक हो जाने के बाद ये जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की पहचान क्या होती है, कहां से पास होगा, सेंटर से, तो ये वाली लाइन भी ऐसे ही तो होगी, तभी तो सेंटर से दिखाई देगा। तो एंगल कितना बन रहा है बताइए, ये एरिया वेक्टर और ये भी कौन सा है, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो आपका गॉस लॉ क्या होता है बताइए, E ds cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा Q इनसाइड कितना है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा cos थीटा कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0, cos 0 की वैल्यू कितना हो जाती। अच्छा हर पॉइंट पे फील्ड कैसी है, कांस्टेंट, E किधर आ जाएगा, बाहर, E कांस्टेंट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ds, ds मतलब छोटा सा, यहां पे dA लिख दिया हूं, आप ds लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ds। अच्छा ds क्या है, छोटा सा एरिया, और साथ में क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन, तो छोटा सा एरिया जुड़ के क्या बन जाएगा, पूरा एरिया, और पूरा एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लगा लो, और क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो, k q अपॉन, देखो वही फार्मूला आ गया ना। अरे हाँ यहाँ पे cos थीटा कितना होगा, 1, वो एंगल लिखा था cos 0 की वैल्यू क्या होगी, एंगल कितना है 0, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, क्लियर रहेगा ना। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन। अब देखिए कैसे आप सोच पाओगे कि इसकी स्फेरिकल लेना था। अगर ये पॉइंट चार्ज था, ये मान लीजिए बलून है, फुलाओगे तो क्या बनेगा, स्फीयर, क्या बनेगा, तो बस स्फीयर सरफेस लेंगे, ठीक है।
हो गया ना? अगला एप्लीकेशन देखेंगे सेकंड वाला। यही 3 बातें जहन में रखनी है। ठीक है, लिख चुके कि नहीं? हो गया? चलो सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, एक वायर है और ये कैसा है? इनफाइनाइट चार्ज वायर है। कैसा है? इनफाइनाइट चार्ज वायर है। इनफाइनाइट चार्ज वायर ना, इनफाइनाइट चार्ज वायर। अच्छा, इसके लिए आप फार्मूला पढ़ चुके हो। इनफाइनाइट चार्ज वायर की अगर चार्ज डेंसिटी कितना है? लेमडा है, तो किसी डिस्टेंस r पे फील्ड कितना होती है? बताइए कितना होती है? 2k लेमडा बाई। देखिए यहां से एप्लीकेशन सीखिएगा, 2 एग्जांपल इसीलिए मैं ले रहा हूं। अच्छा ये बताओ, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। इस वायर को बलून मान लो, वायर जैसा, इसको फुलाओगे तो क्या बनेगा? बलून बनेगा, सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? तो इसकी गॉसियन सरफेस कैसी लेनी है? सिलेंड्रिकल। कैसी लेनी है? सिलेंड्रिकल। और इसकी रेडियस कितनी होगी? r होगी। समझ आ रही ना? यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद देखना, ये सिलेंड्रिकल सरफेस सेलेक्ट कर लिए। अब सबसे पहले इसकी फील्ड लाइन समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज की कैसे होती होगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, इसकी फील्ड लाइन आपने देखा होगा, वो कंघे देखे हैं, ये वाले जो होते हैं इस तरह से, समझ आ रहा? ऐसे चार्ज होगा, इसके चारों तरफ फील्ड फैली होगी और इस प्लेन में फैली होगी ना। और फिर उसके बाद एक नीचे चार्ज है, उसकी भी कैसे फैली होगी? ऐसे चारों तरफ, वो कंघे नहीं होते गोल वाले, उस तरह से ऐसे चारों तरफ क्या होगी? फैली होगी। तो इस तरह से अगर देखोगे, इस चार्ज की फील्ड ऐसे होगी और ये कैसी है? ऐसे एक सर्किल में चारों तरफ फैली हुई है। अच्छा, नीचे नहीं जा सकती, नीचे एक चार्ज और है ना, उसको धकेल के कैसा कर देगा? सीधा। तो ऊपर वाले की इस प्लेन में होगी, नीचे वाले की इस प्लेन में होगी, अगले वाले की अगले प्लेन में होगी। तो ऐसी कैसी होगी? चारों तरफ एक सर्किल में होगी। यहां तक क्लियर है? अब अगली बात सुनिएगा ध्यान से। इसकी अगर फील्ड ऐसे है चारों तरफ, इस तरह से, इस तरह से चारों तरफ है इसके ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले यहां पे अंदर चार्ज है, फार्मूला क्या होता है गॉस लॉ के हिसाब से? E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। अब अगली बात सुनिएगा, सबसे पहले यहां पे फ्लक्स, ये फ्लक्स है ना, फ्लक्स 3 सरफेस से है। स्फीयर में एक ही जैसी सरफेस थी, इसमें कितनी सरफेस है? 1 2 और ये वाली 3। तो ये कितनी बार लिखोगे? एक सरफेस के लिए E ds cos थीटा प्लस दूसरी सरफेस के लिए E ds cos थीटा प्लस तीसरी सरफेस के लिए E ds cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगली बात सुनिएगा ध्यान से। अच्छा फील्ड लाइन कैसे है? इस नीचे वाले को देखो, इस नीचे वाले को देखो, फील्ड लाइन कैसे है? चारों तरफ है ना, फील्ड लाइन चारों तरफ है और इसका एरिया वेक्टर कैसा है? तो कितना एंगल बन रहा है? 90 ना। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस पहली सरफेस से और इस दूसरी सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? 0 ना। अब बचा कौन सा? ये वाला। अब इससे देखिएगा ध्यान से, ये सिलेंडर है ना इसके चारों तरफ ना। अच्छा फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी कहां से? अच्छा सिलेंडर को ऐसे मान लो रिंग है, एक पार्ट को खाली देखिए, ये क्या है? रिंग जैसा है ना एक पार्ट, तो एक पार्ट ऐसे रिंग जैसा है सिलेंडर का। अब आप देखिए यहां से फील्ड लाइन निकलेगी और एरिया वेक्टर भी कहां से आएगा? सेंटर से ही आएगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी? अच्छा ये बताओ, सेंटर जहां पे वायर रखा हुआ है वहां से सिलेंडर के हर पॉइंट की दूरी कैसी है? सेम है। तो E किधर आ जाएगा? बाहर। बचा ब्रैकेट के अंदर कितना है? ds और ये कितना हो जाएगा? Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन।
अब क्या निकालना है, क्यू इनसाइड। अच्छा, इस वायर पे चार्ज डेंसिटी कितना थी, लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, लेमडा इंटू एल। अब आखिरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे ई, अच्छा डीएस क्या है, छोटा सा एरिया, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया। अब ध्यान से सुन लेना, इसमें अक्सर लड़का गलती करता है, यहां पे दो एरिया, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं, और ये वाला एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, ये दोनों का, जो ढक्कन वाला है वो कैसा है, पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला जो होता है इसको कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व। इसका जो एरिया होता है वो 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। क्लियर रहेगा ना। तो अब आप देखिए, ये छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एरिया। और पूरा एरिया किसका, सिलेंडर का कर्व वाला। कर्व वाला कितने के बराबर होगा, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, आर। अब ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ये आ नहीं रहा है ना, अभी आ जाएगा। के की जगह पे रख दीजिए, जानते हैं कितना, के की जगह पे कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, आर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, देखिए आ गया कि नहीं है, समझ आ रही ना बात। तो ज्यादा प्रचलित, मतलब जो बुकों में ज्यादा फार्मूला लिखा हुआ है वो ये वाला लिखा होता है, लेकिन याद रखना ये वाला आसान है। समझ आ रही ना बात। तो इसको याद रखिए, के की वैल्यू तो आप जानते ही हो, बदल लेना। समझ आ रही ना बात, के की जगह पे कितना रख दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। बस आ तो गया फील्ड, ये आ गई। तो वो तीनों एप्लीकेशन देखे ना, मैंने क्या बताया था, गॉसियन सरफेस एज्यूम करो। तो गॉसियन सरफेस का तरीका क्या बताया, बलून मान लो और उसको फुला दीजिए तो क्या बन जाएगा, अगर पार्टिकल है तो स्फीयर, अगर वायर है तो सिलेंडर। अब देखिए, एक खासियत होनी चाहिए कि कोशिश करना है फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट है। तो ये कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड क्या थी, कांस्टेंट थी। बची कौन सी, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो हमने कहा था दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन जाए, या तो 0 या तो इस वाले सरफेस पे कितना बना, 0, और इस वाले सरफेस पे टॉप वाले और बॉटम वाले पे कितना बना, 90। सारी चीजें इसमें दिख जाएगी। समझ आ रही ना बात। ये गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक। है ये है वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह, किसी डिस्टेंस आर पे क्या चाहिए थे, यहां पे स्मॉल आर मैंने कर दिया यार, कैपिटल आर करना, इसको स्मॉल आर कर दो। समझ आ रही ना बात। और एरिया ये क्या कर दो, ठीक। हाँ, क्या कह रहा था मैं, ये लिखा, फिर उसके बाद ये गॉस लॉ होता है, 3 सरफेस का ये फ्लक्स लिखा, 3 सरफेस में टूटेगा ना फ्लक्स, 3 में टूटा, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें क्या कहते हैं, ये दोनों से फ्लक्स 0 हो गया ऊपर नीचे वाले से। अब बचा कौन सा, ये कर्ड वाला। कर्ड वाले में एंगल कितना बन रहा था, 0, cos 0 की वैल्यू 1। ई बाहर आ जाएगा, ds क्या है, छोटा सा एरिया, इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया। इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल। और चार्ज की जगह पे कितना रख दिया, लेमडा इंटू एल। बस क्या हुआ, लिख चुके कि नहीं, ठीक। हो गया। अब अगली चीज देखिएगा, एक एक ग्राफ देख लेते हैं इसका।
ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है ये वाला ग्राफ आप बना ही ले जाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ पूछता है, डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है फील्ड है, यहां पे बना देता हूं ई वर्सेस आर ग्राफ, डिस्टेंस के साथ फील्ड क्या कर रही है, तो ये कैसा हो जाएगा ऐसे, समझ आ रही ना बर, इसको बना लीजिए, ये स्फीयर के लिए है, किसके लिए, वो सॉरी ये किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेंगे फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बन गया ना सबका। अगला देखिएगा सिलेंडर वाले के लिए, वो वायर के लिए, ये वाले की, अच्छा ये फील्ड कैसी है, उसमें डिवाइड बाई आर स्क्वायर था, इसमें क्या है आर है, तो इसकी फील्ड कैसी बनेगी, वैसी ही बनेगी, बस थोड़ा सा इसमें स्लोप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब वो दोनों फार्मूला वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, के क्यू अपॉन सॉरी, वो दोनों फार्मूले पॉइंट चार्ज के लिए क्या है फार्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड का फार्मूला क्या है, लेमडा अपॉन 2/एप्सिलॉन नॉट आर, ये है ना। अब इसी दो फार्मूले पे पूरा टॉपिक है आगे का, ध्यान से देखना। पहला मतलब तीसरा एप्लीकेशन कह सकते हो, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर को आप क्या बोल सकते हो, मेटल का हो, किसका हो, मेटल का हो। ठीक है, अगर कोई चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, ये कैसा है, चार्ज है, तो मेटेलिक स्फीयर की खासियत क्या होगी, सारे चार्ज कहां पे चले जाते हैं, सरफेस पे, सारे चार्ज कहां पे चले जाते हैं, सरफेस पे, और इसकी रेडियस मान लेते हैं कितना है, आर है, और आप जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं वो ये स्मॉल आर है ना, यहां सेंटर से यहां पे आप फील्ड जानना चाहते हैं ना, मेटेलिक स्फीयर की वजह से। तो पहला पॉइंट देखिएगा, अगर पॉइंट स्फीयर के बाहर है, कहां पे है, बाहर है, तो स्फीयर के अगर बाहर है तो इस पूरी मेटेलिक स्फीयर को आप क्या मान के चलोगे, पॉइंट चार्ज, क्या मान के चलोगे, पॉइंट चार्ज। इसका मतलब आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर, तो इस सिचुएशन में इसको क्या मान सकते हो, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पहला हो गया। और दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरा, अगर यही पॉइंट, ये जिस पॉइंट पे आप फील्ड जानना चाहते थे वो कहां पे आ जाए, सरफेस पे, तब भी ये कैसा माना जाएगा, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पे मांग रहा है फील्ड, कैपिटल आर, तो यहां पे E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर ना। और तीसरी बात, अगर आपसे अंदर किसी पॉइंट पे पूछे फील्ड, इधर पूछे अंदर, तो अब आपको इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस जब ऐसे मानोगे ना स्फेरिकल, तो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है जो इस पे क्या बना है, गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, जो इस पॉइंट पे क्या बना है, फील्ड बना। तो इस केस में, थर्ड केस में आर इज लेस देन ना, तो उस वक्त अंदर फील्ड क्या होगी, जीरो।
और ये ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके हैं, समझ आ रही ना बात। हालो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती थी, 0। ऐसे ही ये जो मेटेलिक स्फीयर होता है, इसको जब चार्ज दिया जाता है पूरा कहाँ चला जाता है, तो चार्ज वाइज अंदर क्या है, खाली है, तो अंदर अगर खाली है तो अंदर फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो चार्ज है ना, 1 मिनट, यहीं से बदलता है और डिफिकल्टी शुरू होगी, हर पार्ट में ये काम करना है। ये आपको जानता है, जो पेपर बनाता है इतना तो जानता है कि ये पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला रट के आया होगा, तो चार्ज के फॉर्म में ना पूछ करके डेंसिटी के फॉर्म में पूछता है। किसके फॉर्म में पूछता है, डेंसिटी के फॉर्म। अब देखिएगा एक चीज आप समझिए, जब मैं ये बात पढ़ा चुका हूं कई बार, ध्यान से सुनना, अगर एक वायर पे चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो लेमडा इज इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर मेटेलिक स्फीयर पे चार्ज है तो इसका मतलब ये लेंथ पे नहीं है बल्कि कहां पे है, सरफेस पे है। तो ये जो लेमडा है इसकी जगह पे क्या आ जाता है, सिग्मा, और ये क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाता है। और अगर यही चार्ज नॉन मेटल को दिया जाता है तो अंदर भरा होता है, अगर अंदर भरा हुआ है तो ये सरफेस पे नहीं बल्कि किसके पास है, वॉल्यूम के पास, तो ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है। मतलब इसमें चार्ज किस पे है, लेंथ पे, इसमें चार्ज किस में है, एरिया के पास, इसमें चार्ज किस पे है, वॉल्यूम के पास। तो ये 3 चीजें होती है, समझ आए। तो यहां पे चार्ज किसके पास है, एरिया के पास। तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा, चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, ये जो एरिया है ना, यहां पे चार्ज किसके ऊपर है, ये मेटेलिक स्फीयर के ऊपर ना, तो ये एरिया कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां पे रखनी पड़ेगी। तो अब देखिए ये वाली चीज क्लियर रहेगी ना, ये तीसरी बार मैं बता रहा हूं, समझ आ रही ना। अगर किसी को फोटो वोटो लेना है ले ले, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। जल्दी करिए। ये बात जहन में रहेगी ना। स्पेस चाहिए होगा ना, यहां पे पुट करना है वैल्यू क्यू की, लिख लिए ना, हो गया। चलो अगला देखो, यहां पे Q की जगह पे कितना आ जाएगा बताइए, K, और Q की जगह पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ना। अच्छा, K की वैल्यू पुट कर दो, K की वैल्यू कितना होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये होगा फील्ड का फार्मूला किसमें, चार। तो ज्यादा फार्मूला ये वाला पूछा जाने से ज्यादा चांस है इस वाले का, रीजन ये वाला सबको रटा रहता है, समझ पा रहे हो ना। अब इस वाले को बताओ कितना होगा, आप मुझे बताइएगा सोच करके वहां से। यहां पे आर की जगह पे क्या है, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, ये वाला किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में। आपको पता है, इससे एक बात पता चल रही है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दी सरफेस, यहां पे कहीं पे डिस्टेंस दिख रही है, ये वाली जो फील्ड है ये डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन नियर दी मेटेलिक सरफेस अगर आप ईमानदारी से देखोगे आर पे डिपेंड नहीं कर, तो नियर दी सरफेस, सरफेस के आसपास जो फील्ड होगी वो आर पे डिपेंड नहीं करती, लगभग कैसी होती है, कांस्टेंट होती। हाँ, उससे ज्यादा दूरी पे जाओगे तब क्या करती है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करती है। क्लियर रहेगी ना, इसको कर लीजिए दोनों फार्मूले, हो गया। अब फिर हेडिंग डालिए, ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और नॉन कंडक्टिंग मेटल नहीं होता, क्या होता है, नॉन मेटल, ठीक।
हेडिंग क्या होगी? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग, ग्राफ हुआ भूल जाता हूं, इसका ग्राफ बनाना था, अभी हेडिंग डाल लिए हो ना, इसका ग्राफ तो बता दें, पहले ग्राफ बना लीजिए। फील्ड वर्सेस आर, अच्छा जब आर बराबर है किसके? कैपिटल आर, वहां तक फील्ड क्या होगी थोड़ा सा बताइएगा। यहां पे सेंटर से कहां तक? सरफेस तक फील्ड क्या है? 0। और उसके आगे की कहानी क्या है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड क्या करेगी? डिक्रीज करे। तो सरफेस से सेंटर तक कैसी है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। और फिर उसके बाद सरफेस पे क्या होगी? मैक्सिमम। और ये फिर उसके बाद क्या करेगा? डिक्रीज होना। समझ आ रही ना बात? क्लियर है कि नहीं? अरे पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज का ग्राफ बनाया है, पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस के साथ फील्ड क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो वो ये वाला पोर्शन है, और अंदर फील्ड क्या है? 0 है। समझ पा रहे हो ना? सेंटर से कहां तक? सरफेस तक फील्ड क्या होगी? तो सेंटर से सरफेस तक 0 हो गई। उसके आगे की कहानी क्या है? जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे फील्ड। तो ये वाला ग्राफ तो बनाए ही हो ना, कैसे बनता है? वही तो है। हो गया ना? है? हाँ, क्लियर रहेगा ना? है? रुको ला रहा हूं, वो चीज ला रहा हूं। ये बना लो, फिगर बना लो। ग्राफ बना लिए ना? अब हेडिंग डालिएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हेडिंग क्या होगी? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब नॉन मेटल। ठीक है? हो गई कि नहीं हेडिंग? अब हटा देते हैं। चलिए आ जाइए इधर नए पेज पे, देखना ध्यान से। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस कितनी मान लेते हैं? कैपिटल आर। कितनी मान लेते हैं? एक मिनट ध्यान से सुनना। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो सारा चार्ज कहां पे होगा? जो भी चार्ज दोगे इसके अंदर होगा ना। अब देखो, ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना, इसमें दो आते हैं, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक मिनट सुन लो यार, ये नॉन कंडक्टिंग, अच्छा कंडक्टिंग की खासियत क्या है? सारे चार्ज कहां पे चले जाएंगे? सरफेस पे। और नॉन कंडक्टिंग में सारे चार्ज अंदर है। अब इसमें दो केस हो सकता है, यूनिफॉर्मली और, तो हमें नॉन यूनिफॉर्मली में इंटीग्रेशन है, तो पूछा ज्यादातर कहां से जाता है? यूनिफॉर्मली। तो ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर रहेगा? अब देखो पहली चीज, ये जिस पॉइंट पे आप फील्ड जानना चाहते हो वो स्मॉल आर जो है वो बड़ा है किससे? कैपिटल आर से। तो पहला पॉइंट, आर इज ग्रेटर देन क्या? कैपिटल आर। तो पॉइंट बाहर है, तो पूरे चार्ज को कहां पे मान लोगे? अभी ये फिर वैसा ही है, कितना होगी फील्ड? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ना। और फिर उसके बाद ये पॉइंट कहां पे ले आइए? कहां पे ले आइए? सरफेस पे। तो कितना हो जाएगा दूसरा पॉइंट? R इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। मतलब सरफेस से बाहर की कहानी, चाहे वो कैसा हो, हालो हो, चाहे वो भरा हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, ये सब के लिए क्या है? सेम है। कहां तक की कहानी? सरफेस तक की। और एक बात बताऊं, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म भी होता है ना और बाहर की कहानी होती तब भी ऐसे ही सॉल्व होता। समझ आ रही ना? अगर कैसा होता, नॉन यूनिफॉर्म भी होता और बाहर फील्ड पूछता
तो फार्मूला यही लगता, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली चीज सुनिएगा, दो चीजें हो गई, अब तीसरा केस। ये तीनों को तीन पार्ट में अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि अभी इस चार्ज को किस में बदलना है, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। अबे ये क्यों पूछेगा यार, ये तो सबको रटा हुआ है, समझ आ रही ना। अब अगला सुनना, अगर यहां पे यहां पे पूछता है फील्ड ना, तो अब क्या बनाना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे फील्ड पूछेगा क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस ना, क्या बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या चीज है बताइए, चार्ज। अब इस पॉइंट पे क्या होगी, फील्ड होगी इस बार। और फील्ड कैसे होगी, सरफेस से हमेशा कैसी होती है, समझ आ रही ना बात, ऐसे इस तरह से ना, इस पॉइंट पे फील्ड होगी। तो अगर फील्ड होगी तो वही निकालना है कितना होगी, समझ आ रही ना बात। तो इस बार स्मॉल आर क्या है, छोटा है किससे, कैपिटल। अब देखिएगा ध्यान से, गॉस लॉ क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा, साइक्लिक इंटीग्रल EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ना। अब अगली बात सुनिएगा, यहां पे एक बात बताओ, इस सरफेस का जो गॉसियन सरफेस है ना, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, कैसी सरफेस है, स्फेरिकल, तो कहां से पास होगी, तो एंगल कितना बनाएगी, 0, cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो इसको 1 पहले ही निपटा दो, 1 हो गया। अब देखिए हर पॉइंट बराबर दूरी पे है कि नहीं, बराबर दूरी पे है तो E किधर आ जाएगा, बाहर। अब क्या बचा, DS और विथ इंटीग्रेशन। अच्छा DS क्या है, छोटा सा सरफेस एरिया, इंटीग्रल लगा हुआ है तो पूरा। और एक बात ध्यान रखना है, यहां पे जो एरिया होगा वो गॉसियन सरफेस का होगा। ये कौन सा है यार बताइए, ये जो DS है ना, DS छोटा सा एरिया कहां पे, गॉसियन सरफेस पे ले रहे हो ना, तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो कितने के बराबर, DS छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरा एरिया, और पूरा एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई। यहां पे आपसे गलती हो सकती है, कोई होशियारी में कैपिटल R ले सकता है, समझ आए। तो यहां पे जो लेना होता है वो कौन सा लेना होता है, गॉसियन सरफेस, समझ आ रही हो। यहां तक हो जाने के बाद अब आ जाइए Q इनसाइड पे। Q इनसाइड के लिए मैं बता रहा हूं, इससे पहले ग्रेविटेशन में भी बताया है, ध्यान से सुनना। इस पूरे पे चार्ज कितना मान लेते हैं, कैपिटल Q, कितना मान लेते हैं, कैपिटल Q। अच्छा इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R³ ना, ये पूरा वॉल्यूम हो गया। अब ये जानते हैं ये क्या निकल आएगा आपका, एक यूनिट, एक मिनट सुनना, एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना ना, एकदम ऐसे ही है जैसे 100 रुपए मजदूरी मिली, 10 मजदूर काम कर रहे थे, कितने, तो कितना कितना पर आदमी होगा, 10-10 ना। देखो इस वाले में कितनी जल्दी 10-10, और इसमें पूरा चार्ज कितना था, क्यों, जैसे 100 रुपए हो, और मिला कितने को था, 10 लोग को ना, तो 100 डिवाइड बाई क्या करोगे, तो कितना आ जाएगा 10। अगर मैं 3 मजदूर का पूछूं तब कितना होगा 30 ना, तो 3 मजदूर का आप क्या कर रहे हो, यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 का, मुझे कितने में चार्ज चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल R³ में चाहिए, उतने से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, Q इनसाइड। नहीं समझ में आया, अच्छा पहले पैसवा वाला जोड़ लेते हैं, 100 रुपए है, कितना है, मजदूर कितने, तो 100 डिवाइड बाई 10 क्यों किया आपने, एक मजदूर का पर, ऐसे टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम किया ताकि ये पता चल जाए 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है, जैसे एक आदमी का कितना पैसा मिल रहा है। अब 3 का जानना होगा तो 3 से क्या कर दूंगा, तो मुझे चार्ज इनसाइड चाहिए ना, इतने वॉल्यूम में चाहिए, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ आ रहे। तो ये 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, Q इनसाइड कितना हो जाएगा, Q स्मॉल R³ डिवाइड बाई
कैपिटल आर क्यू। ये क्या हो गया, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई। अब एक गजब की चीज देखना, ये जो क्यू है वो किस पे चार्ज है, समझ आ रही ना बात, ये क्यू किस पे चार्ज है, पूरा चार्ज है। क्यू इनसाइड निकाला है किसके फॉर्म में, पूरे चार्ज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो यहां पे गलती नहीं होना चाहिए। बस यहां से अब फील्ड तो आ ही गई ना, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, E इज इक्वल टू आर स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा आर वो कैपिटल आर क्यू। यहां तक हो गया, बोलो क्लियर है ना। यही एक चीज नया आया है और बाकी दोनों तो पिछली वाली है, समझ आ रही, हो गया ना। अब अगली चीज सुनिएगा, एक चीज आप देखो, ध्यान से सुनना, ये इतनी चीजें क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है आर, आर कहां से दूरी है, सेंटर से, तो सेंटर पे आर की वैल्यू क्या होगी 0, तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी 0, और आर और ई में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा सरफेस तक तो लीनियरली फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, और सरफेस के आगे की कहानी फिर वैसे है, घटना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही ना। अब एक बात सुनिएगा, अब जो टास्क है ना मेन, वो जानते हैं क्या है, इस चार्ज को किस में बदलना, किसमें बदलना है, डेंसिटी के फॉर्म में। तो चलिए बदलते हैं, देखना ध्यान से। अच्छा, इसमें इस बार चार्ज किसके पास है, वॉल्यूम के पास, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला, सॉरी ये वाला यूज होगा ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो चार्ज की जगह पे क्या यूज कर सकते हो बताइए, रो इंटू वी। समझ आ रही ना। अगर रो कितने, यहां पे रो की जगह पे रो ही रहने दो, रो के फॉर्म में चाहिए, वॉल्यूम कितना होगा बताइए, वॉल्यूम पूरा लोगे 4/3 पाई आर क्यू, रखिए यहां पे, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाली चीज मैं हटाऊंगा, जगह की जरूरत पड़ेगी, समझ आ रही ना। पहले इसको निपटाते हैं, अभी बाद में बदल लेंगे, के और क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा रो, और 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 3 नीचे लिख लिया है। समझ आ रही ना बात, 4/3 पाई आर क्यू, और क्या बच रहा है नीचे आर स्क्वायर। अगर आप चाहते हो तो इसको बदल लो, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कितना हो जाएगा रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 आर स्क्वायर। इसमें से कुछ कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रो आर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो सरफेस वाला सीधे निकालना, यहां पे आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा रो आर डिवाइड बाई, तो 2 का आंसर काम कर दिया हमने, ठीक है। इसको कर लीजिए इतना, फिर इसको बदलते हैं। अच्छा, जो लोग इतना कर लेना, खुद से कोशिश करके इसको क्यू की जगह पे रख करके बदल करके बताएं आंसर क्या आता है, कितना आएगा रो आर, आर कौन सा, स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल आर, हाँ, बस यहां पे जहां पे कैपिटल आर आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा स्मॉल। क्या हो गया। अब इसका क्या पूछा जा सकता है, ग्राफ, क्या पूछा जा सकता है ग्राफ। तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी 0, और सेंटर से सरफेस तक क्या होगी लीनियरली क्या करेगी, लीनियरली आर के साथ क्या करेगी इंक्रीज, फिर सरफेस से क्या करेगी डिक्रीज ना। ये लीनियर रिलेशन है ना, ये रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है नॉन मेटेलिक स्फीयर है,
तो उसके अंदर जो फील्ड और आर के बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। इसका ग्राफ बनाए, लिख चुके कि नहीं है, हो गया। अब हो गया ना, देखो इसका ग्राफ देख लो, इसी के साथ बना देता हूं बगल में, दोनों छोटे बड़े भाई हैं, ई वर्सेस आर, और यहां पे आर बराबर होगा किसके, कैपिटल आर के। बस ये जो फील्ड ये जीरो थी ना यहां तक, ये कैसी होगी, लीनियर, और फिर उसके बाद समझ आ रही ना बात? ठीक। और इसी के साथ साथ एक बात बताइए, पहले पॉइंट चार्ज पढ़ा, पॉइंट चार्ज के बाद हमने कैसा देखा, हालो या मेटेलिक स्फीयर, बोलिए कैसा, मेटेलिक स्फीयर की वजह से फिर किसकी वजह से देखा, नॉन मेटेलिक। ऐसे अब वायर से क्या बनेगा, हालो सिलेंडर, और फिर उसके बाद सॉलिड सिलेंडर कहिए या नॉन मेटेलिक सिलेंडर। तो चलिए उन दो केसेस को देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, ये ग्राफ बन गया ना, हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटेलिक सिलेंडर। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये सिलेंडर है आपके पास ना, और इसकी रेडियस जो है वो कितने के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, और ये हो गई इसकी सिलेंडर की एक्सिस ना। अब देखो यहां से एक बात बताइए, अगर पॉइंट बाहर है जहां पे फील्ड पूछ रहा है, तो मतलब पहला पॉइंट क्या होगा बताइए, आर बड़ा है किससे, आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। इसका मतलब पॉइंट कहां पे है, बाहर पे। तो बाहर एक बात बताइए, अगर मेटेलिक सिलेंडर है उसको चार्ज दिया जाएगा तो कहां पे सारे चार्ज जाएंगे, सरफेस पे। सारे चार्ज कहां जाएंगे, सरफेस पे। अब ध्यान से सुनना, अगर पॉइंट बाहर है तो जैसे स्फीयर को क्या मान लिया जाता था, पॉइंट चार्ज, वैसे सिलेंडर को क्या मान लिया जाएगा, वायर। क्या मान लिया जाएगा, वायर। और वायर की वजह से फील्ड का फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या, आर ना। क्लियर रहेगा, सुन लो, अभी उसको बदलेंगे, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, यहां तक क्लियर है, क्लियर रहेगा ना। और अगर पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर आर बराबर हो जाए किसके, कैपिटल आर के, मतलब पॉइंट कहां पे आ गया, सरफेस पे। तो सरफेस पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगी फील्ड, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। यहां तक दिक्कत नहीं ना। अब अगली चीज सुनिएगा, तीसरा, तीसरा कहां पे होगा, R इज लेस देन, मतलब यहां कहीं किसी पॉइंट पे, ये R दूरी पे ना। अच्छा, यहां पे गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो फील्ड क्या होगी, तो वो हालो है, तो फील्ड क्या होगी, जीरो। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे एक टास्क है, ध्यान से सुनना, ये सब चीजें मैं बता रहा हूं बहुत डिफिकल्ट है, 2 क्लास लगती कम से कम पढ़ाने में, लेकिन मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, ये लेमडा क्या होता है बताइए, चार्ज पर यूनिट, और चार्ज किसको है, एरिया को है। सिलेंडर क्या रखता है, एरिया, तो चार्ज किसको है, एरिया को। अभी ये फार्मूला गलत है, अभी देखिए कैसे बदल लेंगे, देखना ध्यान से, आप बदलने का तरीका। अब मैं आपको नया फार्मूला याद करने को बस यही कह रहा हूं ना, ये वाला याद रखिए, बाकी बदलने का तरीका याद रखिए। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से सुनना, ये चार्ज किसके पास है, एरिया, तो ये वाली चार्ज डेंसिटी लोगे ना, समझ आ रहे, तो चार्ज की जगह पे क्या लिख सकते हो,
सिग्मा इंटू एरिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। अब ध्यान से सुनना, चार्ज किसके पास है बताइए, कौन से एरिया के पास है, और उसका फार्मूला क्या होता है, 2/r की वैल्यू बताइए, स्मॉल लोगे या कैपिटल, चार्ज जिस पे है, किस पे है, कैपिटल आर पे, तो 2πrl, और नीचे क्या है, एल, एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसको लेमडा को उठा करके वहां पे रख दीजिए, फार्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा की जगह पे कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2π कैपिटल आर डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा कैपिटल आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल, बस बदल गया फार्मूला। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। अब इस वाले को देख लो, यहां भी, यहां पे रखो ये वाली वैल्यू, तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू, यहीं से निपटा दो, स्मॉल आर की जगह पे क्या होगा, तो ये आर क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। और आपको एक और लॉजिक बताओ, एक मिनट, स्फीयर की मेटल सरफेस पे देखिए फील्ड कितना थी सिग्मा के फॉर्म में, यही थी ना, सिलेंडर के भी कितना है, आपको पता है, यहीं से हिंट मिल जाती है, अगर कोई भी मेटेलिक बॉडी हो उसकी सरफेस पे हमेशा फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, शेप पे डिपेंड, सरफेस पे, समझ आ रही ना बात। आप देखिए ना, मेटेलिक स्फीयर है ना, उसकी सरफेस पे देखिए यही फार्मूला लिखा हुआ है, और ये कैसी है, सिलेंड्रिकल, और कहां पे बात कर रहे हो, सरफेस पे, तब भी यही है, समझ आ रही ना बात। इसको कर लीजिए, ये बदलने का तरीका है ये इतना, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, यहां पे बना देता हूं, एक बार ग्राफ देख लीजिए, फिर उसके बाद उस स्लाइड पे आ जाते हैं। R इज इक्वल टू कितने के बराबर, कैपिटल R, तो यहां पे ग्राफ कैसा, सेंटर तक कैसा है, सेंटर से सरफेस तक 0, और फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज है, हाँ बैक है, लिख चुके कि नहीं यार। अब अगला वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ग्राफ, अरे पहले बना हुआ है कॉपी में, उसी को कॉपी करना, हाँ वही वाला कॉपी कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो सॉरी सिलेंडर, ना, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से। अच्छा, इसको चार्ज मिलेगा तो पूरा चार्ज कहां पे जाएगा, अंदर ही रह जाएगा ऐसे, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ रहा है, फिर मैं बता दे रहा हूं कैसा पड़ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, और यहां पे ये जो है एक्सिस हो गई, और इसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और ये जो पॉइंट है ये बाहर है, पहला पॉइंट ना, अगर बाहर होगा तो पहला केस में आर बड़ा है किससे, एक मिनट, आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, एक मिनट देख लो यार, एकदम सब लिखने में लगे हुए हैं, आर बड़ा है किससे, तो पॉइंट बाहर है ना, तो पॉइंट अगर बाहर हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है या वायर है, समझ आ रहे, जो वायर का फार्मूला होता है वही होता है ना, और वो कितना होता है, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R होता है, वही जो पिछला वाला था। और दूसरा वाला क्या होगा, अगर R बराबर हो किसके, कैपिटल R के, तो वही फिर पिछला वाला फार्मूला, स्मॉल r की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R, और E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R।
अब अगली चीज सुनिएगा, एक मिनट ध्यान से देखना, तीसरा केस, यही तीसरा वाला पढ़ना है, बाकी दोनों तो वही चल रहा है वायर वाला। अगर आर क्या है, लेस देन है किससे, कैपिटल आर से, मतलब यहां किसी पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है, यहां किसी पॉइंट पे, तो यहां किसी पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है, इस पॉइंट पे, तो आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसी लोगे आप, सिलेंड्रिकल लोगे। कैसी लोगे आप, कहां तक क्लियर है ना। आर अगर लेस देन है किससे, कैपिटल आर से, इसका मतलब पॉइंट कहां पे है, अंदर है, तो क्या बताना है फील्ड। अब गॉस लॉ क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई ना। अब आप देखना, अब फिर वही वाला जरूरत पड़ेगी क्यू इनसाइड की। सबसे पहले अच्छा ये बताओ, कर्व सरफेस से सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट किया है, फील्ड किधर निकलती है, बाहर, और एरिया वेक्टर भी उसी लाइन में होता है, तो एंगल कितना बनता है, 0, कॉस 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। अब बचा क्या, अच्छा सेंटर से सिलेंडर की सरफेस जो गॉसियन सरफेस है दूरी क्या है, बराबर है, तो ई किधर आ जाएगा, क्योंकि फील्ड क्या होगी, सेम। अब ये क्या है, डीएस, डीएस मतलब छोटा सा एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का, इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया किसका, गॉसियन का, और गॉसियन का जो टोटल एरिया है वो कौन सा है, कर्व सरफेस ना, कितना होता है 2 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर एल। ये बात ध्यान रखनी है, ये एरिया गॉसियन का है। अब क्या निकालना है, क्यू इनसाइड। अब जिसके पास दिमाग होगा ना, पिछले वाले में क्या किया था, क्यू स्फीयर वाले में पूरा चार्ज किसको था, वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम को। इस बार पूरा चार्ज किसको है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को। अब सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जानते हो कितने के बराबर होता है, अभी लिखा था पाई आर स्क्वायर के बराबर, और कैपिटल आर रहेगा ना, पूरे अंदर चार्ज है ना, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, एक एरिया लीजिए और इनटू क्या कर दीजिए, लेंथ, तो ये वॉल्यूम किसका होता है, सिलेंडर का, तो कितना हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर इंटू, यही किया था ना, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अब आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आपको कितने वॉल्यूम के अंदर पता करना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल ना, तो यहां से एल एल क्या हो जाएगा, पाई से पाई, तो क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, क्यू इनसाइड कितना आ गया, क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और कुछ कट पिट रहा है, आर से एक आर कैंसिल, और कुछ नहीं कट रहा है, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले आओ, क्यू आर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ना, ये हो जाएगा फार्मूला, ये एल इधर आ जाएगा। अब एक मिनट ध्यान से सुनना, और इसको आप करके लाओगे, मैं नहीं बदलूंगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग का फार्मूला कल हर एक की नोट्स में होना चाहिए। ये अभी सही लिखा हुआ है, लेमडा क्या होता है, लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, और ये चार्ज है किसके पास, वॉल्यूम के पास है, तो इसका मतलब ये अभी सही नहीं लिखा हुआ है, इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए एक बात बताइए, इस बार वॉल्यूम के पास है ना, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई, तो चार्ज की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रो इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाई एल। अच्छा ये बताओ, ये रो रहेगा और वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम को चार्ज है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई एल, एल एल क्या हो जाएगा, ये आ गया लेमडा। इस लेमडा की वैल्यू यहां पे रखना, इस लेमडा की वैल्यू यहां पे रखना, आपको क्या मिल जाएगी, बाहर, और कहां पे फील्ड, सरफेस पे। और यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए, इसको अगर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में बदलना चाहते हो, किसकी वैल्यू चाहिए, चार्ज की ना, और ये कितना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां इन दोनों में किसकी वैल्यू चाहिए यार, लेमडा की चाहिए, तो आपने इन दोनों में लेमडा की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, और यहां पे जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, चार्ज, और चार्ज किसके बराबर होता है, रो इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितना होगी,
ना ना ना, वो स्फीयर है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम। समझ आ रहे? तो यहां पे कितना हो जाएगा? और अगर थोड़ा सा भगवान ने बुद्धि दी हो, लेमडा इंटू एल क्या कहलाता है? चार्ज। तो यहां पे इसी को एल से मल्टीप्लाई करके लिखना, एल एल उड़ जाएगा, नीचे एल ऊपर एल। समझ आ रही ना वो? और इसका ग्राफ कैसा होगा? लास्ट ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा? जैसे सॉलिड स्फीयर का था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, वैसा हो। यहां से देखो, फील करो, सेंटर से कहां तक? सरफेस तक। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? और सेंटर और सरफेस से आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ मैं बना देता हूं जल्दी से। हो गया? ग्राफ बना लीजिए, लिख चुके ना? ग्राफ मैं बना देता हूं, ई वर्सेस आर। कैसा था ग्राफ? कैसा होगा? पहले इंक्रीज लीनियरली और फिर उसके बाद डिक्रीज ना। क्लियर रहेगा? अब एक बार वो वाला लगा दो, अब लिखो आराम से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।